औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज कुछ बात हो जाए ज़रा सियासी गैरत के हवाले से, आज कुछ बात हो जाए कुछ महकमाना गैरत के हवाले से, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। किसी की सियासी गैरत जाग गई है, किसी की महकमाना गैरत जाग गई है, लेकिन अपनी हरकत और सकनात पर ज़रा सी भी नजर सानी करने का कष्ट आज तक किसी ने नहीं किया। सही मानों में जो बातें मैंने सुनी, मीडिया पर हाईलाइट की गई, जो बयानात सियासतदानों ने दिए और उसके बाद जो ड्रामेबाजी पुलिस अफसरान की जानिब से की गई, उसके बाद यही सूरत हाल दिखाई देती है कि आया आने वाले वक्तों के अंदर ये सब चीजें जो खुलकर सामने आई हैं कि सही मानों में कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बुरा लग गया। बुरा क्यों लगा? क्योंकि किसी वफाकी वजीर ने या किसी हुकूमती जमात के रहनुमा ने जाके ड्यूटी याद दिला दी थी, और उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो गए या वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हो गए। माशाल्लाह, इतनी कोई टिकागे सियासी गैरत जागी है कि शायद मैं उसका तबसरा यहां ना कर सकूं, उसका तज़किरा ही कर पाऊंगा। उसकी वजह दरअसल यह है कि जी फोन करके कहा गया कि हम शर्मिंदा हैं। किस चीज से शर्मिंदा हैं? एक एफआईआर कटने पे। किस चीज से शर्मिंदा हैं? जी गिरफ्तारी से शर्मिंदा हैं। और उसके बाद जिन लोगों की महकमाना गैरत जागी है ना, उनसे भी यह सवाल बनता है कि आया सर इसी चीज पे गैरत जागनी थी? जनाब वाला, बोलने पर आऊं तो बहुत कुछ इस गुनहगार जबान से अदा करता चलूं, लेकिन बात दरअसल वहीं आ जाएगी कि कुछ चीजें कवानीन, पासदारी और अमल दरामद पर मुनहसर होती हैं, जिनका इतलाक मीडिया पर भी होता है। सूरत हाल यह है कि जी अगर मैं सियासी गैरत की बात करूं, सियासी गैरत कहां जागी जी? होटल से इज्जत के साथ गिरफ्तारी पर सियासी गैरत जाग गई। अच्छा, मान लिया। यह सियासी गैरत तब कहां थी जब कराची के हजारों नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया गया था। तब तो कोई बयान नहीं आया कि हम शर्मिंदा हैं। यह गैरत तब कहां थी जब इंटीरियर सिंध में एक सहाफी को फुटेज दिखाने पर कत्ल कर दिया गया। तब तो कोई बयान नहीं आया कि हम शर्मिंदा हैं। यह सियासी गैरत तब कहां थी जब अयान अली साहिबा को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने वाले अफसर को कत्ल कर दिया गया। तब तो कोई बयान नहीं आया कि हम शर्मिंदा हैं। बयान घूम फिर के कहां आया कि जी सियासी रहनुमा के हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है होटल से। वहां फौरन सियासी गैरत जाग गई और फोन करके बोल दिया गया कि जी हम तो शर्मिंदा हैं कि ऐसा इकदाम हमसे हो गया। यह सियासी गैरत तब कहां थी जब आपके ही दौर में कत्लेआम मचा हुआ था। यह सियासी गैरत तब कहां थी जब सानेहा चिल्लास हुआ। यह सियासी गैरत तब कहां थी जब सानेहा मॉडल टाउन हुआ। यह सियासी गैरत आखिर इन्हीं दिनों क्यों जागी हुई है? यह बात गौर तलब है। और अब कुछ बात करते हैं महकमाना गैरत के ऊपर, जिसके ऊपर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी 2 महीने की छुट्टी दे दो। कोई समर वेकेशन चल रही है स्कूल की, 2 महीने की छुट्टी ऐसे ही नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन आप लोगों को इनायत कर दी जाएगी। और गौर तलब बात यह है कि अगर इतनी ही गैरत का मुजाहरा करना था तो रिजाइन किसने नहीं किया? रिजाइन तो किसी एक अफसर ने भी नहीं दिया। सबने मांगी, छुट्टी मांगी। किस तनाजुर में छुट्टी मांगी गई? अगर गैरत का सही मानों में महकमाना गैरत का ही मुजाहरा किया जाना था तो फिर छुट्टी नहीं, रिजाइन करते, घर की राह लेते, जान छोड़ देते। आप भी खुश, हम भी खुश, अवाम भी खुश। उनसे इजहारे यकजहती के लिए लोग पहुंच गए। जरा बिलावल साहब बताना पसंद करेंगे, वजीरिस्तान में भी हजारों जवान मरते हैं, एलओसी पर हमारे दिफा के लिए हजारों जवान मरते हैं। कोई पूछता है ना कि फौज क्या करती है? जी फौज अपने बच्चे यतीम कर देती है कि हमारे बच्चे अपने बाप के साए से महरूम ना हो सके। ये करती है जी फौज। बहुत दिनों चुप रहा, बहुत अरसे चुप रहा, बहुत हो चुका। ये बयानात किसी भी तौर पर तस्लीम के काबिल हैं ही नहीं, माजरत के साथ। अब जिसकी महकमाना गैरत जागती है या सियासी गैरत जागती है, दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ऐसी गैरतें आप संभाल के रखें, क्योंकि ये इन्हीं दिनों जागी हैं।
आगे जाके ये फिर सो जाएंगी, फिर वही रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा, फिर वही पुलिस सरपरस्ती में जमीनों पर कब्जे शुरू हो जाएंगे, फिर वही हफ्जे बेजा की कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी और फिर वही हिरासत में कत्ल कर देने की जो एक रिवायात पाकिस्तान और खासकर कराची में डाली जाती है, उनका आगाज चलता रहेगा। अगर किसी ने शर्मिंदगी का या इखलाकी सियासी महकमाना गैरत का मुजाहरा खजी ग्राउंड के वाकयात पे कर लिया होता तो शायद आज मैं भी सलाम पेश करता कि सही मानों में आप लोगों ने जो किया वो आप लोगों की महकमाना गैरत को 100% जेब देता है। इशू पर आते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब का दबंग ऐलान। मैं खुद बरतानिया जाऊंगा। ओ खुदा के वास्ते इमरान अहमद खान नियाजी साहब, आप हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमारे दिलों की धड़कन हैं। खुदा के लिए बहुत हो चुका, नहीं छड्डांगा नहीं छड्डांगा, एन्नो भी नहीं छड्डांगा, एन्नो भी नहीं छड्डांगा, बहुत हो गया जी। आवाम को कोई सरोकार नहीं है कि आप जरदारी साहब को उठा के अंदर डालें, आवाम को कोई सरोकार नहीं है आप मियां साहब को उठा के अंदर डाल दें। आवाम को सरोकार है ये जो महंगाई बढ़ गई है, ये जो बेरोजगारी बढ़ गई है, ये जो मईशत की बदहाली बढ़ गई है, खुदा के लिए इस पर कोई एक्शन ले लें। अपनी भी जो है वो सही मानों में हुकूमत बची रहेगी और हमारी भी सुकून की जिंदगी चलती रहेगी। सही मानों में अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात कर ली जाए, 9 का बुलेटिन, 7 का बुलेटिन या फिर जितने बुलेटिन चलते हैं चैनल्स के ऊपर, उन तमाम के अंदर महज सियासी बयानात। हुकूमत जा रही है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ये बयानात चल रहे हैं। कोई पूछ रहा है आवाम से कि अगर ये तसादुम की सियासत हो रही है, कोई बयानात इस किस्म के आ रहे हैं, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही है, ऑपोजिशन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो आवाम कहां खड़े हैं? कोई पूछेगा? शिबली फराज साहब ने शेख रशीद साहब वाली रिवायत डाली दोबारा। शेख रशीद साहब भी यही कहते रहते हैं कि 30 तारीख से पहले झाड़ू फिर जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि 15 जनवरी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ शिबली फराज साहब, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी कुछ नहीं होगा, वो वहीं बैठे रहेंगे, हम यहां चलते रहेंगे, वो वहां बयानात देते रहेंगे, हम यहां बयानात देते रहेंगे। ज्यादा बात करूंगा तो कहते हैं बोलता है, इसलिए गेस्ट की तरफ ही आ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं अरशद बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है मुमताज गुपांग एडवोकेट साहब ने। बहुत शुक्रिया मुमताज भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया, जबकि सीनियर एनालिस्ट जोहेर आसिफ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जोहेर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुमताज भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, आवाम थक चुके हैं सर ये चीजें सुनने की कि एन्नू भी नहीं छड्डांगा, एन्नू भी नहीं छड्डांगा, बहुत हो गया सर, एन्नू भी फड़ लो, एन्नू भी फड़ लो, बहुत हो गया। सही मानों में बताएं सर, इश्यूज को कब हाईलाइट करेंगे, इश्यूज को कब रिजॉल्व करेंगे, मईशत कब अच्छी होगी, महंगाई कब कम होगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी, जरा क्लियर कर दें सर। बहुत सुन चुका हूं ये बयानात। भाईजान, मैं समझता हूं कि आपने इंट्रो जो दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने भी यहाँ पे अपना बोल दी, और मैं समझता हूं हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में यही मसाइल हैं और असल में इन्हीं मसाइल का हल चाहिए। और हर आदमी, हर आम आदमी जो मजदूरी वाला है, रेड़े वाला है, वो यही सवाल करता है जो आप कह रहे हैं। सही। लेकिन इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, जो हम जहाँ पे आज बैठे हैं इस प्रोग्राम में, इसके थोड़ा सा हम अगर माजी में जाएंगे तो असल जो पोजीशन है पूरी दुनिया की, एक करोड़ के बाद जो बनी है 19 के बाद, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हुई है, जिसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े ममालिक थे उनके भी हाल जो है बेहाल हो गए इस हवाले से। तो हकीकत तो ये है कि ये जो सारा सिनेरियो बना है पाकिस्तान का, ये उस वर्ल्ड के साथ, पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आए हैं जिसमें गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तनाज़ुरों में देखें तो उसमें ये हुआ है कि महंगाई बिल्कुल बढ़ गई है। इसमें मैं भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट महंगाई पे कंट्रोल करने में जो अभी तक कोशिशें कर रही है कि नाकाम गई है। इस वजह से ही महंगाई बढ़ गई है। अच्छा। कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से इस महंगाई को, सर कोशिश होती हुई मुमताज भाई दिखनी चाहिए ना, यहाँ तो अपोजिशन को तनकीद होते ही देखते हैं लोग। देखें उन सब चीजों को 149 वजीर आप लोगों ने इसलिए रखे हुए नहीं, देखें उन वजीरों का काम अपने महकमात को जो है, जो भी जिस महकमे का वजीर है उसको संभालना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक कैबिनेट के जो इजलास होते हैं उसमें ये सारे फैसले आ जाते हैं।
देखिए मैं इस पे ही आता हूँ भाईजान के असल इस वक्त अगर जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उस कोशिशों में इस वक्त जो उसका अपोजिशन का रोल है, अपोजिशन का रोल भी सेम है। देखिए गवर्नमेंट का काम है कि वो कोशिश करे किसी भी ऐसी चीज़ों को कि किसी न किसी तरीके से महंगाई नीचे आए। अच्छा, महंगाई का जो ये सारा मामला है इसको हम किसी तरीके से नीचे ले आए। लेकिन अपोजिशन का जो इस वक्त पोजीशन है वो वहीं पे खड़ी हुई है कि अपोजिशन सिर्फ अपने दिफा में, ना ही कि मुल्क के इस बड़े मसाइल में जहाँ पे अवाम फंसा हुआ है और महंगाई में पिस रहा है, उसमें कोई रोल कोई किरदार अदा करे कि हुकूमत के साथ कोई सहकार करे कि हम इन चीज़ों को कैसे नीचे लाएं, उसके बाद दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन वो भी अपोजिशन भी उस पे लगी हुई है कि भाई हम ये कर देंगे, ये हो गया, वो हो गया। जो सर अपोजिशन के एक रहनुमा हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनका स्टेटमेंट असेंबली फ्लोर पे यही था कि भूल जाएं माजी को, साथ चलते हैं आगे। उसके बाद रिप्लाई क्या आया जी? अली भाई देखें ये सिर्फ आपने जैसे कहा ना कि मीडिया पे बयानात ही दिए जाते हैं। अच्छा, उस पे अमल आपको पता है कि यहाँ पे बयानात देने के बाद जो स्टेटमेंट होते हैं उनको फिर यही कहा जाता है कि हमने कोई कस्में थोड़ी खाई थी या कोई कुरान पे कोई फैसला थोड़ा किया प्राइम मिनिस्टर। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें वो सिर्फ कहावत थी। अच्छा, लेकिन कहावत ये थी कि स्टेटमेंट थी कि हम दिखाएं कि भाई हम काम करना, पीछे से वही मामलात आपने देखे कि किस तरीके से वो हो रहे हैं। चले ठीक है। वैसे नहजुल बलागा में मौला अली का कॉल है कि अगर झूठ और मुनाफिकत सियासत में ना होती तो मैं बहुत बड़ा सियासतदान होता। अरशद बुखारी साहब जनाबे वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद भाई, इमरान खान साहब का हर वादा झूठा है, गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है, मौजूदा हुकूमत अवाम को बेरोजगार कर रही है, कहा गया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक कोई नौकरी नहीं दी गई। ये बयान आपके लीडर का है सर, आज गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने दिया है। एक लीडर को इस तरह का बयान देना जेब देता है जो सिंध नहीं बचा पा रहा वो गिलगित बल्तिस्तान बचाने निकला है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का जो आपने हमें यहाँ मदऊ किया और हमारा ये मैसेज जो है आवाम तक कन्वे करने में हमारी मदद की। दरअसल बात ये है अली भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को आपने स्टार्ट किया है और लेके आप जा रहे हैं। दरअसल अभी जो ये PDM के जो हमारे 2 प्रोग्राम हुए गुजरावाल और कराची में, यकीनन आपने आवाम देखी होगी, आवाम की जमो गफीर देखी होगी। ये आवाम अगर निकली है इस तहरीक में तो ये इन तमाम चीज़ों से तंग होकर इन्होंने इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा निज़ाम ने इस आवाम को इतना तंग किया है, एक दीवार की तरफ लगा दिया कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा, आप देखें अली भाई, आप खुद देख रहे हैं बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, मईशत किस तरफ जा रही है। आवाम के पास कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं है। देखिए आप कोई सैलरीज में, कोई आवाम की इनकम में, एक मजदूर आदमी की इनकम में कोई जो है वो बढ़ाव नज़र नहीं आया। अच्छा, उल्टा जो है इस मुल्क की आवाम को बेरोज़गार किया गया है। मैं तो ग्राउंड रियलिटी के लोग हैं, हमें हर चीज़ का पता है। ठीक है। अच्छा, वैसे अरशद भाई मैं रोकूंगा यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद मैं वापस आपकी तरफ ही आऊंगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सही मानों में ग्राउंड रियलिटी के लोग जो है वो कितनी रियलिटी से वाकिफ हैं, अरशद बुखारी साहब से इस पर सवाल किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आता। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरशद बुखारी साहब जनाबे वाला जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। तो अली भाई, असल में इमरान खान साहब से इस आवाम की बड़ी उम्मीदें थी और बड़े अच्छे इन्होंने ऐलानात स्टार्ट में खड़े होके स्टेज पर और कंटेनर्स पे खड़े होके इन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच बनाई थी और एक नारा बनाया था कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और वो कर देंगे, रोज़गार और बाहर के लोग पाकिस्तान में आके डेवलप करेंगे और जो यहाँ के मुसाफिर वहाँ हैं इंशाल्लाह वो अपने ही मुल्क में बिज़नेस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर आज तो ये 2 साल से वफाक में बैठे हैं, लेकिन KPK में ये 7 साल से बैठे हैं। जो इम्प्रूवमेंट, चले ठीक है, यहाँ इस वक्त तो ये वफाक में है, मुसीबत भी आ गई, कोरोना भी आ गया, तो ये भी आ गया, तो वो भी आ गया।
इनको KPK में 7 साल हो गए। जो इन्होंने यहाँ पे 2 साल में तो चलो कुछ नहीं कर पाए, वहाँ इन्होंने 7 साल में वो किरदार अदा नहीं किया जो एक वहाँ पे इनका वज़ीर आला होते हुए इनको अदा करना चाहिए था। इन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया, वहाँ पर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए, वहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, बस सिवाय एक काम के कि महंगाई का तूफान इस आवाम के ऊपर ज़रूर डाला गया है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। अच्छा, आवाम इस वक्त उस पर आके खड़ी है। आप यकीन, सबसे सस्ती सी सब्जी है, दाल भी तो हाथ से चली गई, चावल भी हाथ से चले गए, आटा भी हाथ से चला गया, जो गोश्त भी हाथ से चला गया। जो आवाम की आजकल आपको पता है, जो दिहाड़ी मार आदमी होता है, अगर वो ज़्यादा कोशिश करेगा सब्जी, आजकल सब्जी क्या रेट चल रही है, आप तोरी चले जाए, आप बैंगन ले लें, आपकी ये 200 से ऊपर किलो चल रहा है। सब तो आवाम क्या कहे, एक 700-800 रुपए का दिहाड़ी मार किस तरह उस चीज़ में गुजारा करेगा। उसको बच्चों की फीस भी देनी है, उसको घर का रेंट भी देना है, उसको गैस का बिल भी देना है, उसको बिजली का बिल भी देना है, हर चीज़ पर इन्होंने एक तूफान बना दिया। अगर क्या है इन चीजों का, अगर इमरान खान साहब इस आवाम के खैर ख्वाह होते जी और आवाम को कुछ नहीं देते, यही जो आवाम जिस हाल में थी उसी हाल में छोड़ देती, तो आज आवाम इनके साथ होती। अच्छा, इन्होंने आवाम को उस हाल में भी नहीं छोड़ा, बदहाल कर दिया। अच्छा, लेकिन हल बता देना सर। देखिए हल यही है, हुकूमत गिराएंगे आप लोग? नहीं, हाल इसका यही है। ये इन सब, मैं सबको कहता हूँ इसमें, देखो अगर आवाम के हक की बात आएगी, मैं भी इस आवाम का खैर ख्वाह हूँ। ये जितने लोग बैठे हैं, कोई इस मुल्क का ऐसा नहीं है कि वो आवाम का खैर ख्वाह नहीं है। इस वक्त इनको इस ऐसे तरीके से प्लान करना चाहिए जिसमें आवाम की भला और बहबूद के लिए काम करें, आवाम को सहूलियात दें। आवाम इस हद तक आप पहुँची, देखो ये कौन लोग एहतजाज और उसमें आते हैं, जो आवाम जिस चीज़ से तंग आती है मजबूर उनके पास एहतजाज का रास्ता होता है, ठीक है, कोई और रास्ता होता नहीं। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब अपना जहन, अपना दिमाग इस आवाम की, गरीब आवाम की तरफ करें। ये जो इन्होंने महंगाई का तूफान बचाया है, एक चीज इन्होंने ये जो पीडीएम निकली है, ये किस लिए निकली है? देखें, पीडीएम जो है, पीडीएम के मकासद ये हैं कि देखो पीडीएम का बहुत सारे मकासद है, लेकिन चंद मकासद उसमें ये है कि जो महंगाई का तूफान इन्होंने बिजली के तौर पे ला के दिए, हुकूमत गिराने निकले हैं ना। एक मिनट, बिजली के तौर पे ला के दिए, बिजली का बिल कहाँ चला गया, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, गैस वो डोमेस्टिक हो या मैंने आपकी 100% बात मान ली सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, पीडीएम हुकूमत गिराने निकली है, हाँ या ना? देखिए सुनिए मेरी बात, हुकूमत ये खुद भागेंगे सर। अच्छा, इनको चलानी नहीं आ रही है। अच्छा, हम क्या गिराएंगे? 2.5 साल निकाला गया, आप लोग पहले 2.5 साल सर सुने, 2.5 साल तो इन्होंने ये नारे मार के गुजारे कि महंगाई जाएगी, रोजगार लाएंगे, फला को पकड़ेंगे, फला को पकड़ेंगे, इतने पैसे बरामद करेंगे। क्या किया है ना आप लोग? कुछ भी नहीं किया। आप लोग हुकूमत गिराएंगे सर, खुद ये खुद गिरती हुई गाड़ी है, हम क्या गिराएंगे? अच्छा, तो ये खुद लीडरान के जो बयानात आ रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत गिराने निकली है, इमरान खान साहब के देखें, इमरान साहब खान साहब जो है इस वक्त वो सिर्फ वो उनकी तकारीर तक बात रह गई है, बाकी प्रैक्टिकली तौर पर, सवाल का जवाब प्रैक्टिकली तौर पर वो जो है, मैं कहता हूँ वजीर आजम बनने के लायक नहीं। चले, मैंने मान लिया आपकी बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पीडीएम हुकूमत गिराने निकली है, हाँ या ना? पीडीएम क्यों गिराएगी सर? पीडीएम तो इन महंगाई उस चीज के खिलाफ निकल रहे हैं। पीडीएम ये खुद गिरेगी। ये वो गाड़ी है, सुने जी, ये 4 पहियों की गाड़ी है, लेकिन इसके 2 पहिए अपने 2 पराए हैं। अच्छा, ठीक है, ये खुद गिरेगी, हम नहीं गिराएंगे इसे। तो ये पीडीएम के जल से ये इत्तेहाद, ये बयानात, ये किस लिए कर रहे हैं? इसी तरह के इत्तेहाद, इसी तरह के कंटेनर, माहौल बना रहा है नहीं, हम इसी तरह के माहौल इन्होंने बनाए थे। अच्छा, इस्लामाबाद में कंटेनर पे खड़े होकर सर, वो तो 4 हलकों का मुतालिबा कर रहे थे, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग हुकूमत ही गिराएंगे। सर, गिर जाएगी हुकूमत। अच्छा, आप लोग गिराएंगे? हम क्यों गिराएंगे, खुद ब खुद गिरेगी। तो ठीक है, वैसे मेरे सवाल का ये जवाब है नहीं। मैं दोबारा आऊंगा अरशद भाई आपकी तरफ। जोहेर आसिफ साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। जोहेर भाई, जनाब वाला बताइए, अगर मुल्क की तनाजुर के अंदर बता दें और मुल्क की हालात के तनाजुर में बता दें, सियासत किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, करंट सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो जो इमरान खान साहब का ज़्यादा फोकस है वो ये है कि नैब जो है वो स्पीड अप करे ये लोगों पे हाथ डालने के प्रोसेस को। ये जो बड़े बड़े अपोजिशन में सियासतदान बैठे हैं जी, और जुडिशरी को भी ये कह रहे हैं कि हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे।
और अपने आप को ये इस तरह डिफेंड कर रहे हैं पीटीआई कि ये कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। जी बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ रहा है, डॉलर जो है वो कम होके 161 पर आ गया है। लेकिन मसला ये है, सोचने की बात ये है कि इससे एक आम बंदे की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। एक आम बंदा तो महंगाई की चक्की में पिस गया है। क्या उससे दालें, चीनी, आटा, रोटी, फ्रूट, फल, सब्जियां, ये चीजें महंगी हुई हैं? ये चीजें बिल्कुल महंगी नहीं हुई। शरह सूद जो है वो 9% से ज्यादा तजावुज कर गई है। ठीक है, इमरान खान की गवर्नमेंट की साख्त पे महंगाई जो है वो एक सवालिया निशान बन गया है। और ये महंगाई क्यों हुई है, आटे चीनी की कीमतों में क्यों ये बहरान आया? ये इसलिए आया है कि विफाक और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी गलत प्रिडिक्शंस थी कि आटे और चीनी की कीमतों के हवाले से, जिस तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ये अंदाजा लगाया कि 4 लाख टन जो है वो शुगर कंज्यूम होगी पर मंथ, लेकिन वो 4 लाख के बजाय 20 लाख टन कंज्यूम हो गई। अच्छा। इसी तरह आटा भी जो गवर्नमेंट इनको जो आटा मिल रहा है फ्लोर मालिकान को, शुगर फ्लोर मिल्स को, ये 10 रुपए मुनाफे पे मिल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा करके इनको दिया जा रहा है। और आटा ऐसी चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जब इनको थोड़ा थोड़ा करके रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई दी जाएगी तो आगे ये अपना 20 रुपए मुनाफा रख के इसको बेच रहे हैं। अच्छा। रिटेलर्स को और जो होलसेलर्स हैं। ठीक है। तो इससे आटे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब डिमांड जो है वो जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो आटे का बहरान पैदा होगा और प्राइसेस जो है वो आटे की बढ़ेंगी। इसी तरह नेट सेल्स टैक्स जो है वो फर्टिलाइजर्स पे बढ़ा दिया गया है। तो जो लोकल काश्तकार है जी उसमें वो बिजली की भी कीमतें बढ़ गई, गैस की भी कीमतें बढ़ गई, फर्टिलाइजर पे भी टैक्स बढ़ गया। अच्छा। तो लोकल काश्तकार जो है वो कम काश्तकारी कर रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ गई, जिससे चीजों का बहरान पैदा हो गया, चले कीमतें बढ़ गई। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से यही सवाल दोबारा करूंगा कि हर चीज बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मईशत की खराबी बढ़ गई, कम क्या हुआ? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मुखालिफिन के घबराने से जाहिर हो गया मियां साहब मुखालिफिन के सरों पर सवार हैं। मुमताज भाई, कितने सवार हैं मियां साहब आप लोगों के जहनों पर? मेरे ख्याल में मियां साहब तो हमारे किसी भी सर पे सवार नहीं है। अच्छा। इस वक्त मियां साहब के अपने जो हालात हैं बहुत ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि वो जो इस वक्त जिस कंडीशन में है, देखें हमारे मुल्क का एक निज़ाम है, उस मुल्क के निज़ाम में हम चलते हैं। और जब मियां साहब यहाँ पे थे तो यहाँ से मियां साहब के जाने के लिए जो मामलात किए गए, जिस तरीके से उनका जो है बाहर जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया और उसके बाद कोर्टों ने एक रिलीफ दिया एक बीमार को, उसके बाद वो एक बीमार जाके बाहर इलाज कराने के लिए गया और वहाँ पे बैठ के जो अभी स्टेटमेंट उसकी आई है एक इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, मेरे ख्याल में कि मियां साहब की ये बड़ी गलती है। और इस वक्त जो मियां साहब अपनी सियासत को जो है बजाय इसके हम समझ रहे हैं कि वो कोई हमारे सर पे सवार है, वो खुद अपनी जो सियासी जो फैसले हैं ऐसे कर रहा है कि मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून हमें आगे चल के कुछ नजर नहीं आ रही कि अच्छा। मुस्लिम लीग नून भी रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, अभी मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट है जी। मरियम नवाज ये जब आखिरी दिन गिने जाते हैं ना किसी की पॉलिटिक्स के, अच्छा। तो उसमें वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज उसका शिकार है इस वक्त। इस तरीके से आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है काजी फायज ईसा का केस देखें, ये इन्होंने ना ये उसमें कोई फरीक थे, अच्छा। ना ये उस केस से इसका कोई ताल्लुक था। एक इंस्टीट्यूशन है, उसने एक फैसला दिया है, उस पे कमेंट्स करने की जरूरत क्या है? अच्छा। इसका मकसद ये है कि उनके पास सियासत खत्म हो गई है। फलवी साहब पे मैं कह रहा हूँ कार्रवाई होनी चाहिए ना, मैं कहता हूँ कभी भी कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती। देखें ये रेफरेंस भेज दिया जाता है, रेफरेंस बहुत सारे भेज दिए जाते हैं। जैसे सपोज करें पाकिस्तान पेनल कोड के हम एक वकील हैं, मैं एक वकील हूं, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पीपीसी क्या है,
अगर हमने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने जो है ये कत्ल किया है और वो बरी हो जाता है, अच्छा। तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप जो बरी हो गया और जिसने वो एफआईआर कटवाई आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से नहीं होता। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजों को देख के ये फैसले होते हैं। अच्छा। तो उसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब इनके पास कुछ रहा नहीं है, ना आवाम को देने के लिए, ना कोई अच्छी अपोजिशन करने के लिए। ये इस तरीके से अब स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसका चले मुमताज भाई एक बात बता दें, आप मियां साहब के जो बयानात हैं उनको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं? इस वक्त जो मियां साहब की स्टेटमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की सलामती के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा। इसकी जो भी स्टेटमेंट आर्टिकल 6 लगाएंगे आप लोग? इंस्टीट्यूशन के हवाले से देखो, मैं एक चीज कह रहा हूं कि जब भी आर्टिकल 6 का जरूर ऐलान होगा, तब होगा जब जिस तरीके से भी गवर्नमेंट कोई भी एक्ट करेगी तो बिल्कुल लग सकता है। इसमें कोई दो अगर आर्टिकल 6 परवेज मुशर्रफ पे लग सकता है तो इस पे क्यों नहीं लग सकता? अच्छा। देखें, मुल्क की सालमियती पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरी चीज तो अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इस्तिखारा कर रहे हैं आर्टिकल 6 लगाने के लिए? नहीं, देखें एक चीज, ये इतनी कोई जल्दी वाली बात नहीं है। ये सारी देखें वापस लाने में तो आप लोगों को बहुत जल्दी है। खान साहब कह रहे हैं खुद चला जाऊंगा बरतानिया। नहीं, खान साहब ये रेफरेंस भेजने में जल्दी नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो अपनी हुबुल वतनी दिखा रहे हैं, ऐसी चीज नहीं है। अच्छा। जब भी हमारे मुल्क के करते हैं बहुत बड़े मुहिब मैं वतन ये है, नहीं मान कह रहा हूं, लिया मैं ये कह रहा हूं बेरोजगारी खत्म कर कि दो, जब बहुत हमारे बड़े पास मुहिब वतन हुबुल है। वतनी आएगी जी। तो हमारे दिल से जो अल्फाज निकलेंगे वो अलग होते हैं। उसका ऐसे सर, नहीं दिल है। दिमाग जो है ना वो अब काम ही नहीं कर रहा सियासत के ऊपर। दिल दिमाग काम कर रहा है घर का चूल्हा कैसे जलाना है, इस पे तो बताएं ना सर। नहीं, महंगाई बिल्कुल कम कर बिल्कुल दें, बिल्कुल बेरोजगारी खत्म कर दें, मईशत को बेहतर कर दें, तो मान लिया फिर तो जाने की जरूरत ही नहीं है बरतानिया। नहीं, मैं यही देखें- इतने कसीदे सुनने देखें, के वो आप निशान। अली भाई सवाल मुझसे वो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं। मैंने पहले ही ये कहा है अच्छा। कि इस महंगाई के जिन को बोतल में डालना होगा। अच्छा। लेकिन उसमें मैं ये कहता हूं कि जुबैर भाई ने एक जबरदस्त बात की, ठीक है ना? साहब, जी। उसने ये बात की कि भाई सारी चीजें वेजिटेबल्स महंगी हो गई हैं, ठीक जी। है, आटे का बोरान है, दूसरा चीनी का महंगा हो गया, सर, पत्थर खाना रह गया। मैं एक चीज कहता हूं, क्या जो है अपना आटे का अगर जो बोरान है उसमें भी वफाक गवर्नमेंट है। अच्छा। अगर आप सब्जी के लिए देखें तो उस क्या सब्जी भी यहाँ पे अगर सिंध में महंगी हुई है, जी। कराची में, खास तौर पे मैं कराची के लिए कहूंगा अच्छा। कि कराची में वेजिटेबल्स की जो आज कीमतें हैं क्या वो वफाक के थ्रू है? अच्छा। तो यहाँ की जो हमारी मार्केट कमेटी है सिंध गवर्नमेंट की, वो क्या कर रही चले है? ठीक तो है। यार अरशद ये बुखारी साहब, उनको क्या भी कर रही है ये सर आपकी इनका मार्केट जवाब कमेटी? देना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद तो महंगाई खत्म करना आपका काम है। दरअसल बात यह है कि मुमताज़ गफ्फार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और पहली बार मैं पीटीआई के वर्कर को देख रहा हूँ कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कह रहे कि हाँ महंगाई है। सही। ये पहली प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि कोई वर्कर जो है इस बात नहीं, को खान साहब भी बोलते हैं कि महंगाई है सर। नहीं, खान साहब तो खैर खान साहब भी बोलते हैं, लेकिन जो भी नीचे के वर्कर हैं वो तो यहाँ तक कि गिरवान पकड़ने तक को तैयार हो जाते हैं जब हम लोग कभी बैठे होते हैं पब्लिक रियलिटी में। अच्छा। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। दरअसल असल में बात यह है कि आज आप अगर अली भाई आप देखें इस चीज़ को, खुद आप मैनेज करें, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं आज इंडस्ट्री की तरह इंडस्ट्री वाले मालकान जो है वो तक परेशान हो गए। वो भी फैक्ट्रीज बंद करने पर मजबूर हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई। तकरीबन मैं कहता हूँ इन्होंने खान साहब ने जो वादे किए थे वो तो धरे के धरे रह गए। स्टील मिल पर इन्होंने क्या वादे किए थे उनको भी फारिग कर रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या कर दिया इन्होंने। इनके जो बाहर के हमारे पास गिलगेट साहब के फंड्स आते थे उनके ऊपर उनके उस चीज़ के ऊपर भी इनकी नज़र थी। उससे जितने लोग रिलेशन थी उस चीज़ की उसको भी ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तकरीबन इस मुल्क के मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। या तो इनको चलाना नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से तो इनके जो आजू बाजू के लोग हैं जो मुशीरान हैं वो इसको इन खान साहब को मशवरा सही नहीं दे रहे हैं, वो शेख रशीद साहब के मशवरे पे चल रहे हैं। या अगर तो शेख रशीद साहब तो अच्छा मशवरा देंगे ना, हर हुकूमत में होते हैं सुने वो तो वो तो आपको पता है हर प्लेट का सालन है। अच्छा। शेख साहब तो जहाँ प्लेट बिछेगी वहाँ वो सालन डाल देंगे अपना, उसकी तो आदत है ये। आज अगर खान साहब एक सीट पे बैठे तो उनकी तारीफ करेंगे, उन्हीं के गाना गाएंगे। अच्छा। आगे जैसे खान साहब की गाड़ी गिरने लगी फौरन फासा पलटेंगे और कहीं और चले जाएंगे। सही है। वो तो आपको ही पता है।
और ये जो महंगाई की बात है ये सिर्फ कराची में नहीं है, अच्छा। ओवरऑल पाकिस्तान में ये इशू चल रहा है। पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में कस्बे में महंगा नहीं हुआ है, ये भी वफाकी मसला है। अच्छा। और आपको पता है तमाम तर जो खाने पीने की अशिया है इसका दारोमदार पेट्रोल के ऊपर होता है। जहाँ पेट्रोल और डॉलर बढ़ता है ये ऑटोमेटिकली ये चीजें बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा, ये लेकिन जब चीज़ पेट्रोल जो कम होता है तो चीजें कम तो नहीं होती हैं, तो आपके दौर हुकूमत में भी देखा गया। ये बात बिल्कुल आपकी सही है जी। जहाँ पेट्रोल बढ़ता है वहाँ ये चीजें बढ़ती है, लेकिन जब पेट्रोल गिरता है चीजें कम नहीं होती। ये हमारे इस मुल्क में एक बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि चीज बढ़ती, जब कीमत बढ़ती है सही। तो डबल बढ़ती है, और जब उस चीज को जिस चीज की वजह से बढ़ती है वो चीज सस्ती कर दो तो वो कीमत डबल नहीं गिरती, बल्कि उसका 5% गिर जाता है, 95 वही के वही रहता है। सही। उसकी वजह ये है अली भाई कि आज अगर आप डॉलर को देखें, आज अगर आप पेट्रोल की निस्बत को देखें तो महंगाई की शरह बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा। और अल्लाह खैर करे, आगे क्या होने वाला है इस मुल्क के आवाम के साथ उसका आपको भी अंदाजा नहीं हो, मुझे भी नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब अल्लाह को मानो, इस मुल्क के आवाम पर रहम करो। सही। अगर आपको चलाना नहीं आ रहा है और आप इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं, आप सियासी प्लेयर में आपको नहीं समझता हूं, क्योंकि जो आपके इकदामात है, जो आपके इकदाम है, सियासी पॉलिटिकल इकदामात जो आपके हैं वो दुरुस्त नहीं। चलिए ठीक है, जोहेर आसिफ साहब कंक्लूड कर दे, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। क्या लग रहा है सर आगे आने वाले वक्तों में मजीद क्या बुराइयां और क्या? मैं अरशद बुखारी साहब की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि पेट्रोल और डॉलर की तो उन्होंने बात कर दी, लेकिन अगर हम 2.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट को देखें तो उसमें एनर्जी सेक्टर और बिजली का जो सेक्टर है वो भी सारे फहरिस्त है। इन 2.5 सालों में जो परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की, ठीक है, रोज आप देखें गवर्नमेंट को 1 अरब रुपए का टीका लग रहा है ये एनर्जी सेक्टर में। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि 1100 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जे, वो इनको विरासत में मिले थे जब ये आए थे 2.5 साल पहले, और अब वो कर्जे बजाय कम होने के 2.5 साल में वो 2150 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है। और बिजली और गैस की ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रही है जरूरत से ज्यादा जितनी होनी चाहिए, और उस पे जो है वो टैरिफ नहीं बढ़ रहा, टैरिफ उस पे जो है वो इंक्रीज नहीं किया जा रहा जो कि करना चाहिए, वो भी एक महंगाई की वजह है। तो हालात काफी एनर्जी सेक्टर में भी खराब। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहेर आसिफ साहब, सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरशद बुखारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुमताज गोपांग एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में अच्छा है या बुरा है अल्लाह जानता है कि आगे आने वाले वक्तों में मजीद फरिश्ते आएंगे या शैतानों की ही सल्तनत और उनके जो नजरियात हैं वही लागू रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।